आज हम पढ़ेंगे स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू हम कैसे डील कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है, कि उसने देखना होता है कि बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट जो ऑथर्स ने थे ना साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पेश किए हैं। सबसे पहला बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसमें मेन फोकस हमारा होता है रवैये पे। हमारा रवैया यानी कि जो हमारा बिहेवियर होता है ना, वो बता रहा होता है कि हम क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे। हमारे रवैये से ही पता चल रहा होता है कि हमें क्लासरूम में इंटरेस्ट है या नहीं है, हमें समझ आ भी रहा है या नहीं है, ठीक है। तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव में सिंपली हम ना बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो लर्निंग उससे क्या, लर्निंग तो बहुत तरीक़ों से हो सकती है। सम टाइम इंटेंशनल होती है और सम टाइम इनइंटेंशनल का मतलब, अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे लेकिन रैंडमली आपने वो चीज़ याद कर ली। और इंटेंशनल का मतलब कि आप चाहते थे वो चीज़ याद करना। जैसे आप क्लास में कोई चीज़ सीखना चाहते हो, आप दिल से समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आप उसको याद रखना चाह रहे हो, तो वो इंटेंशनल होती है। और अनइंटेंशनल का मतलब कि आप इनअटेंटिवली क्लास ले रहे थे लेकिन रैंडमली आपकी अटेंशन टीचर के किसी पॉइंट पे चली गई, वो आपके जहन में बैठ गया, वो होती है अनइंटेंशनल लर्निंग, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम एजुकेटर फेस करता है ना, जो टीचर होता है, वो ये फेस करता है कि बच्चों को सिखाना कैसे है, हाउ टू स्टूडेंट गेट टू लर्न, ठीक है ना। स्टूडेंट्स हर दिन हर वक्त, आप लोग जब भी चल रहे, एवरी वेकिंग मोमेंट का मतलब है कि जब आप उठ जाते हो इसके बाद आप जहाँ भी जा रहे होते, चल रहे हो, फिर रहे हो, चाहे घर में चल फिर रहे हो, चाहे कॉलेज में, स्कूल में, कहीं पर यूनिवर्सिटी में, तो हर वक्त आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इंगेज इन लर्निंग का मतलब कि हर वक्त आप लोग कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, उसके अंदर मशगूल होते हो, लर्निंग में इंगेज होते हो हर टाइम, ठीक है। उसमें आप लोग डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो जो आपकी लेटर लाइफ में आपके काम आएगा, ठीक है। तो वो आपकी लर्निंग में आ जाता है। बिहेवियरल लर्निंग थ्योरिस्ट जो थे ना, वो ज़्यादातर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसे हम मुशाहिदा करके देख के बता सकते हैं। जैसे क्लासरूम बिहेवियर से हम असेस करते हैं कि बच्चों ने कोई क्लासरूम में हम बच्चों की बिहेवियर को देख के असेस करके बताते हैं कि इन्होंने कोई नई स्किल या कोई नई नॉलेज सीखी है या नहीं सीखी, ठीक है। हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो उनसे है ना, बिहेवियर लर्निंग थ्योरिस्ट पार्टिकुलरली खास तौर पे किस चीज़ में दिलचस्पी लेते हैं कि हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर इज चेंज, कि किसी बच्चे का रवैया बदला है तो क्यों बदला है, या किसी बच्चे के रवैये पे कोई असर आया है, इफेक्ट का मतलब असर आया है, तो वो प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि खुशी वाले कोई ऐसे हालात आए हैं उस बच्चे पर कि वो उससे बहुत खुशी हासिल हुई है, या ऐसे हालात आए हैं जिससे उसे बहुत दुख हुआ है, ठीक है। पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज हालात को कहते हैं प्लेयरेबल खुशी वाले, और पेनफुल जिससे उनसे गमज़दा वो महसूस करे, या फिर वो एंजाइटी हो या कोई स्ट्रेस फील हो, ठीक है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज कहते हैं वो जो क्लासरूम में टीचर्स होते हैं ना, वो इसी चीज़ पे फोकस करते हैं। लर्निंग क्या होती है, हैबिट फॉर्मेशन, यानी कि जब हम कुछ सीखते हैं ना, तो जब हम वो सीखते जाते हैं तो वो हमारी आदत बनती जाती है, ठीक है। तो हैबिट फॉर्मेशन भी लर्निंग की एक टाइप है। उसके अलावा क्या होता है, कंडीशनिंग का मतलब कि हम हर सिचुएशन में वही काम दोबारा दोबारा करते हैं, ठीक है। अगर हमें एक दफ़ा अगर नेगेटिव हमारी कंडीशनिंग हो गई है, तो हम वो नेगेटिव चीज़ ही बार बार करेंगे। अगर कोई भी हमें तंग करेगा, हम भी इसको इन रिटर्न तंग करेंगे। लेकिन अगर हमारी पॉजिटिव कंडीशनिंग हुई है कि कोई किसी ने हमें तंग किया, तो टीचर ने हमें अप्रिशिएट किया कि आपने आगे से उसको कुछ नहीं कहा, तो वो आपकी पॉजिटिव एसोसिएशन बन जाएगी। आप हर दफ़ा कोई आपको तंग करेगा, आप उसको कुछ नहीं कहोगे, ठीक है। तो कंडीशनिंग हमारे स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि आपका जो स्टिमुलस आ रहा है वो स्ट्रॉन्गर आ रहा है या वीकर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि पैवलोव का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। पैवलोव जो था ना, उसने मुशाहिदा किया था और केयरफुली मुशाहिदा करके मुय्यर किया था कि किस सिचुएशन में इंसान किस तरह के स्टिमुलस से कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। उसने सिस्टमेटिकली यानी कि एक सिस्टम के थ्रू चल के एक्सप्लोर किया, मुशाहिदा किया कि हम लर्निंग किस किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग के किस किस तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं। और साइंटिफिकली जब हमने किसी चीज़ को स्टडी करके लर्न करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सपेरिमेंट आपको पता होगा कि वो बेल रिंग करता था, तो कुत्ता जो है ना, वो सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता था, तो उसके आगे खाना जैसे वो बेल रिंग करता था, खाना उसके आगे आ जाता था। तो कुत्ता जो है ना, पहले सलाइवा सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता था। एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि वो बेल रिंग करता था, खाना नहीं भी देता था, तो कुत्ता जो है वो सलाइवा सिक्रीट करता ही करता था, यानी कि उसकी कंडीशनिंग हो गई थी उस चीज़ के साथ, ठीक है। इसी तरह से क्या हम
पैवलोव के एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशनिंग एग्जाम्पल है उसको क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं कि टीचर को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो बच्चे में एंजाइटी डेवलप करती हैं और वो इस हद तक उसकी एंजाइटी जो होती है वो बढ़ जाती है। डेबिलिटेटिंग फेयर का मतलब होता है कि हद से ज़्यादा उसका खौफ बढ़ जाना कि वो स्कूल आना ही छोड़ दे, ठीक है ना। यानी कि उसकी जब भी वो क्लासरूम में उन्हीं चीज़ों से डेली इनकाउंटर हो रहा है तो जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो रही है तो वो स्कूल आना ही छोड़ देगा, ठीक है ना। यानी कि हमने ये देखना है क्लासरूम में टीचर का, इंस्ट्रक्टर का, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है कि उसने देखना है कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है क्लासरूम में जब डेली क्लास एक्टिविटीज़ हो रही है तो बच्चा कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिससे उसके अंदर एंजाइटी डेवलप हो रही है और उनको लोअर करना है, ठीक है। सेकंड है बी एफ स्किनर। पहला काम तो पैवलोव ने किया था जिससे कंडीशनिंग के कॉन्सेप्ट को दिया था। सेकंड काम है स्किनर का जो फोकस करता था रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड इट कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि किस तरह के हालात हैं और वो किस तरह का रवैया कर रहा है, ठीक है। वो कह रहा था अगर हम खुशगवार और नाखुशगवार हालात पैदा करके या खुद से हालात क्रिएट करके किसी के रवैये को चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। वैन वो यूज़ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज की जगह हम कंडीशंस भी लिख सकते हैं। टू चेंज अ पर्सनस बिहेवियर इट इज़ नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रिंसिपल्स हैं बिहेवियर लर्निंग थ्योरी के। कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं, हालात। ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई एक बिहेवियर जो होता है ना वो जो आने वाला फ्यूचर बिहेवियर होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी को या तो बढ़ाएगा यानी कि उस बिहेवियर को दोबारा अक्कर करवाएगा या फिर उसको कम करेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, हालात होते हैं, कोई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप एक बिहेवियर को फॉलो करते हो जिसकी वजह से जो फ्यूचर में आने वाला बिहेवियर होता है ना वो बढ़ता है या कम होता है। प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेस जिन कंडीशन में इंसानों को खुशी हासिल होती है वो जो होते हैं स्ट्रेंथन करते हैं बिहेवियर को, और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो वीकन करते हैं यानी कि कम करवाते हैं उस बिहेवियर को, उस रवैये को। जैसे इसी तरह उन्होंने एक मिसाल दे दी कि अगर बच्चे बुक्स रीडिंग को एंजॉय करते हैं तो वो और ज़्यादा रीडिंग करेंगे, और ज़्यादा बुक्स पढ़ा करेंगे। अगर वो इसको बोरिंग फील करते हैं तो वो जो है इसको बहुत कम पढ़ना शुरू कर देंगे या फिर किसी और एक्टिविटी में मशगूल हो जाएंगे। प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि जिन हालात से बच्चों को खुशी मिले उनको हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्सर्स। रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं, जो किसी रवैये को मजबूत बनाते हैं और बढ़ाते हैं। रीइंफोर्स का मतलब होता है मोटिवेट करना किसी को उस काम की तरफ। और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऐसी हालात, कंडीशन जिनमें बच्चा ना खुशगवारी महसूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, पनिशर्स। लाइक पनिशमेंट भी ले सकते हैं हम इसका मतलब, ठीक है, कि सज़ा के तौर पे इसको लेते हैं और उन हालात से दूर रहने की कोशिश करते हैं। प्लेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज की तरफ वो मोटिवेट होते हैं, दोबारा रिइंफोर्स होकर इस काम को बार बार करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी कर दिया कि रिइंफोर्सर क्या होता है, एक ऐसी कोई भी ऐसी सिचुएशन, कॉन्सिक्वेंस को हम सिचुएशन या कंडीशन भी कह सकते हैं जो किसी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। रिइंफोर्सर्स जो होते हैं वो प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी। प्राइमरी और इनको हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्सर्स भी कहते हैं। प्राइमरी रिइंफोर्सर्स को पॉजिटिव और सेकेंडरी रिइंफोर्सर्स को हम नेगेटिव। प्राइमरी रिइंफोर्सर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप किसी को की तारीफ़ कर रहे हो, प्रेस का मतलब तारीफ़ करना, ग्रेड्स अच्छे दे रहे हो, स्टार्स दे रहे हो, ठीक है। सेकंड नेगेटिव रिइंफोर्सर्स क्या है कि आप उसको उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एस्केप फ्रॉम द अनप्लेजेंट सिचुएशन, कि उस सिचुएशन से वो दूर भाग रहा है, तो वो होते हैं नेगेटिव रिइंफोर्सर्स, ठीक है। कोई ऐसे आप हालात क्रिएट कर दो कि जिससे वो उस बुरे काम से दूर हो जाए, प्रोवाइड एस्केप यानी कि हट जाए उस बुरे काम करने से, तो उससे अनप्लेजेंट सिचुएशन से बाहर निकला है तो वो नेगेटिव रिइंफोर्सर्स होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है लर्निंग में, प्री मैक प्रिंसिपल। प्री मैक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि लेस डिज़ायर एक्टिविटीज़ कैन बी इंक्रीज बाय लिंकिंग देम टू मोर डिज़ायर एक्टिविटीज़, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़, लेस डिसाइड का मतलब है कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ जिसे करने में बच्चा दिलचस्पी नहीं ले रहा, उसको आपने ऐसी अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ के उसको लिंक करके करवाना है, ना कि वो जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उनको वो पसंद ही ना करता वो उनको भी करने लग जाए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लास में अगर मैं आपको लेक्चर दे देती हूँ, कोई रैंडमली बात कर देती हूँ घर की या कोई इधर उधर की बात कर देती हूँ, तो आप लोग जो उनसे होना थोड़ा सा खुश हो जाते हैं, लेक्चर से आपकी टेंशन हट के दोबारा जब आप लेक्चर की तरफ आते हो तो आपकी टेंशन और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इसी तरह टीचर्स जो है ना प्री मैक प्रिंसिपल का कैसे यूज़ करते थे कि ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते थे पहले बच्चों को जिससे वो इन्जॉय करते थे, फिर लेस इन्जॉयबल, पढ़ना ही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा लेस इन्जॉयबल होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दे कैन शेड्यूल म्यूज़िक क्लास आफ्टर अ डिफ़िकल्ट लेसन, जैसे ही वो कोई डिफ़िकल्ट लेसन वाली क्लास लेता तो उसके बाद वो म्यूज़िक क्लास रख देते हैं या फिर पहले म्यूज़िक क्लास रख देते हैं ताकि बच्चों का माइंड थोड़ा इधर उधर हो जाए।
नेक्स्ट आ जाता है पनिशर्स। ऐसे हालात जो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन जिनसे हमारा रवैया जो होता है मजबूत नहीं होता बल्कि कम होता है, गलत रवैये जिनको हमने ख़त्म करवाना होता है और उनकी स्ट्रेंथ को अगर हम कम करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पनिशर्स। ठीक है, रिनफोर्सर्स क्या करते हैं, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, और पनिशर्स क्या होते हैं, बिहेवियर को स्ट्रेंथन नहीं करते यानी कि उसकी मजबूती को कम करते हैं। उसके बाद एक और थ्योरी आ जाती है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि बंड्यूरा ने दी थी। उसने दो फिनोमिनन यानी कि दो फैक्टर्स पे फोकस किया था, एक मॉडलिंग और एक है विकेरियस एक्सपीरियंसेस। मॉडलिंग क्या होता है कि आप इमिटेट करते हो यानी कि कॉपी करते हो दूसरों के रवैये को। ठीक है, जब आप दूसरों के रवैये को कॉपी करके सीखते हो तो वो क्या है, मॉडलिंग। और विकेरियस एक्सपीरियंसेस क्या है कि दूसरे लोगों को जब किसी काम करने से या तो कामयाबी हासिल होती है नाकामी, तो आप भी कहते हो कि इसने ये वाला काम किया तो उसे कामयाबी हुई है, मुझे भी होगी, और अगर ये वाला किया तो उसे नाकामी हुई है तो मुझे भी होगी। तो आप उनको देख के अगर कोई काम करना शुरू कर दो या ना ही करो तो वो होते हैं विकेरियस एक्सपीरियंसेस। ठीक है, बंड्यूरा ने जो है कहा है कि लर्निंग को हम डिफरेंट तरीके से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने ग्रुप काउंसलिंग करनी है, उस सिचुएशन में अगर हमने किसी की लर्निंग को बूस्ट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें फोकस करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है कि अगर हम उसकी काउंसलिंग कर भी रहे हैं एजुकेशनल सेटिंग में रख के, तो हमने देखना है कि क्या वो बंदा जो सा तवज्जो दे भी रहा है कि नहीं, क्या वो बंदा इस काबिल है कि उसे याद भी रहे, क्या उस बंदे में ज़रा सी भी मोटिवेशन है कि वो कुछ याद करना चाहता है, या फिर वो अपने आप को ये समझता है, उसका अपने आप पे यकीन है कि वो कुछ याद कर भी सकता है कि नहीं। कैपेबल ऑफ लर्निंग का मतलब कि वो अपने आप को इस काबिल समझता है भी है कि नहीं। उसके बाद सबके साथ सेम वही बात आ रही, इफ़ द इंडिविजुअल एडमायर्स अ पर्सन सर्विंग एज अ मॉडल, उसको उस बंदे को ऐसे लगता है, वो अपनी तारीफ़ करता है कि वो एक मॉडल के तौर पे काम कर सकता है यानी कि दूसरे लोग उसको फॉलो करें। ठीक है, या फिर वो बंदा इंडिविजुअल कोई भी पर्सन हो सकता है, वो अपने आप को ऐसे परसीव करता है कि वो जो जिसको अपना मॉडल समझता है ना, वो बिल्कुल उसकी तरह ही कर रहा है काम, एज समवन सिमिलर टू हिम। ठीक है, और या फिर वो इंडिविजुअल ये समझता है कि वो जिस चीज़ को रीज़न टू बिलीव डैट ही विल बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग, और उसको ये लगता है, उसको यकीन है कि अगर वो ये चीज़ याद करेगा या पढ़ेगा तो उससे इसको कोई ना कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर उसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी दैन ही वो कोई चीज़ याद कर सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकता। अच्छा, कोग्निटिव पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमारी सोचें कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, निचोड़ निकालते हैं किसी चीज़ का, किस तरह रीज़न करते हैं, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ हमारे अंदर जो डेवलप होती हैं। ठीक है, तो कोग्निटिव पर्सपेक्टिव कोग्निशन निकला ही हमारे थॉट्स थिंकिंग पैटर्न में से है। तो कोग्निटिव थ्योरीज क्या कहते थे कि मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है ना, वो हमारी सोचों पे बना होता है। ठीक है, और उसमें हम क्या चीज़ देखते हैं कि हमने किसी कोई मालूमात हासिल कैसे की है, परसीव का मतलब हासिल कैसे की, उसको कैसे प्रोसेस किया, किस तरह अपने दिमाग में स्टोर किया, लॉन्ग टर्म में किया, शॉर्ट टर्म में किया, सेंसरी मेमोरी में किया, किस तरह रिट्राइव किया दोबारा से। दोबारा रिट्राइव का मतलब होता है दोबारा से कैसे याद करना, या तो रिकोगनाइज करके, रिकोगनिशन मेथड यूज़ करके, या रिकॉल करके दोबारा से याद दहानी करके किस तरह से याद किया, या फिर हम उसको भूल गए। ठीक है, फॉरगॉटन मतलब भूल गए। नेक्स्ट इसमें कोग्निटिव पर्सपेक्टिव में सबसे पहले आती है स्कैमा थ्योरी के कौन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यानी कि ऐसी मालूमात जिसके हमने अपने जहन में मायने बनाए और उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी कि ज़्यादा लंबी तौर अरसे तक याद रखने के लिए अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड फैक्ट यानी कि कुछ उसके फैक्ट्स को और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जोड़ के याद रख लिया। दिस इज कार्ड्स के मेटा। स्कैमा थ्योरी क्या होती है कि इसमें इन्फॉर्मेशन जो सी होती है ना, वो हमारे एग्जिस्टिंग स्कैमा में ना फिट हो जाती है। एग्जिस्टिंग स्कैमा के जैसे आपका बचपन से दिमाग में एक स्कैमा बना होता है कि माई सेल्फ का ऐसे क्या है। ठीक है, तो जब आप माई सेल्फ के बारे में आपको सिर्फ 5-6 लाइनें याद होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो आप इजीली रिटेन करते हो पुरानी इन्फॉर्मेशन भी और उसके अंदर नई इन्फॉर्मेशन भी डाल लेते हो अपने एग्जिस्टिंग स्कैमा में। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपने अपने माई सेल्फ कैसे में डालनी है, लर्न करनी है, और कौन सी रिटेन करनी है, निकाल देनी है। तो जब आपको ये चीज़ आ जाती है दिस इज़ कार्ड स्कैमा, यानी कि आपके दिमाग में बेसिक कॉन्सेप्ट किसी चीज़ का बना है और उसके अंदर आपने नई इन्फॉर्मेशन कौन सी ऐसी है जिसको फिट करना है और कौन सी है जिसको निकालना है, दिस इज़ कार्ड स्कैमा थ्योरी। अच्छा, आगे ना कुछ कोग्निटिव मॉडल्स दिए हैं कि किस तरह से हम इंस्ट्रक्ट करके इनके एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे के टीचर को गाइड कर सकता है कि वो बच्चों की लर्निंग को अच्छा करवाए। ठीक है ना, तो सब 3 मॉडल हैं, जेरोम बर्नर, डेविड एसुबेल और रॉबर्ट गैगने, इन तीनों ने एक एक मॉडल दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहला डिस्कवरी लर्निंग, ये जे ब्रनर ने दिया था। इसमें ये क्या कहता था कि टीचर का रोल ऐसा होना चाहिए कि उसको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए जिससे बच्चा जो सा है ना
खुद से सीखने की कोशिश करें। ये नहीं करना कि उसको बना बनाया मटेरियल प्रोवाइड कर दे। पैकेज्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब कि बना बनाया कि ये यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन का लेना, यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन का लेना, नहीं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि बच्चे खुद से कुछ याद करने की कोशिश करें। इस तरह की लर्निंग से बच्चों का इंटरेस्ट का पता चलता है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो काम करें, ठीक है ना। रिसेप्शन लर्निंग डेविड एस्टुबेल ने दी थी। इसने क्या कहा था, इसमें टीचर का क्या रोल होता है कि वो स्ट्रक्चर करे कि किस किस तरह की लर्निंग सिचुएशंस उसने क्रिएट करनी है, कौन सा मटेरियल उसने प्रोवाइड करना है बच्चों को जो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट हो, और उसको किस तरह से एक अच्छे लेसन की फॉर्म में उसको उनको प्रेजेंट करना है, ताकि जो सा है ना वो जनरल आइडियाज़ लेके स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ जाएं। यानी कि रिसेप्शन लर्निंग जो होती है वो टीचर प्लान होती है, टीचर उसको प्लान करता है, ठीक है। ये सिस्टमेटिक होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है, लेकिन इसमें टीचर ने ही सारा मटेरियल प्रोवाइड करना है कि कौन कौन सा बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट है और कौन कौन सा उन्होंने किस किस सिचुएशन में याद करना है। इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रॉबर्ट गैगने ने ये मॉडल प्रेजेंट किया। तो उसने कहा था कि उसने स्टेप्स बताने होते हैं कि किस किस तरह से इंफॉर्मेशन जो सी है ना वो क्लासरूम ग्रुप्स में ना ट्रांसमिट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक वो मिलती है आउटलाइन BS की, तो वो इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है, जिससे आपको पता चलता है कि सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। तो वो क्लासरूम के ग्रुप्स ही बने होते हैं ना कि फर्स्ट सेमेस्टर का ये है, उनके ये कोर्स आउटलाइन में आएंगे सब्जेक्ट, सेकंड का ये, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के नाम से पता चला है कि कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ को तमीर करना। तो पियाजे की लर्निंग में जब पियाजे ने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की तो उसने कहा लर्निंग किस तरह से हो सकती है, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन, यानी कि इंडिविजुअल अपने आप को, एक इंसान किस तरह से तमीर कर रहा है कुछ सीख के। वाइगोट स्काई ने जो सी दी थी सोशल कंस्ट्रक्शन। पियाजे कहता सिर्फ एक बंदे की बात करता था कि एक बच्चा अपनी लर्निंग किस तरह से कर सकता है, ठीक है ना। इंडिविजुअली एक बंदे को लेकर उसने डील किया था कि एक बंदे की लर्निंग किस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है। लेकिन वाइगोट स्काई कहता था सोशल कंस्ट्रक्शन के, सोशली तौर पर इन्वायरमेंट में रह के लोग किस तरह से इंटरेक्ट करके दूसरे लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके, अपने एज फेलोज के साथ इंटरेक्ट करके, और कोग्निटिव टूल्स यानी कि कोग्निटिव की जो टूल्स है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको यूज़ करके किस तरह से मेंटल कंस्ट्रक्ट्स बनाते हैं, यानी कि अपने दिमाग में एक चीज़ कंस्ट्रक्ट करता है। जैसे आर्किटेक्चर होते हैं वो एक बिल्डिंग का पहले मैप बनाते हैं, तो वो उसका मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद उस पर जो है ना मजदूर या मिस्त्री काम करके उस बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, लेकिन मेंटल कंस्ट्रक्ट लाइक मैप तो पहले उन्होंने बना के दे रहा होता है ना। ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। उसके बाद आ जाता है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जिसमें हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आप अपनी सेल्फ को किस तरह से एक्चुअलाइज करते हैं, आप अपनी ज़ात के बारे में क्या सोचते हैं, आपको अपने जो तजुर्बात हैं उनके बारे में क्या आगाही है, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब होता है आगाही। और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस वो होते हैं आपकी जो फीलिंग, थॉट्स, इमोशन है जो नज़र नहीं आते, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि सब्जेक्टिव चीज़ें वो होती हैं जिनको हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इस अप्रोच में जो लर्नर की एबिलिटी होती है ना वो अपने, यानी कि जो आप हो ना स्टूडेंट, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है कि क्या चीज़ आप लर्न कर रहे हो, आप अपनी ज़ात को किस तरफ, किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, सेल्फ डायरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट, आप खुद मुख्तार अपने आप को किस तरह से किस जगह पे रखते हो, ठीक है। इसकी बेसिक जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की जो बेसिक फोकस है ना वो इसी पर होता है कि इंसान कितना क्रिएटिव है, उसका किस चीज़ में क्या इंटरेस्ट है, वो कितना क्यूरियस होता है किसी चीज़ के बारे में। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को यकीन दहानी करानी है, उनके अंदर ये बिलीफ पैदा करना है कि हर बंदे के अंदर एक सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी होती है, और उन्होंने अपनी उस टेंडेंसी को यूज़ करके किस तरह से जो है वो अपनी जो लर्निंग है उसको और अच्छा बनाना है, ठीक है। किस तरह उन्होंने अपने आप को ग्रो करवाना है हर फील्ड में, लाइक अगर वो मीडिया फील्ड में भी है तो उसने किस तरह खुद को ग्रो बनाना है, अपने आप को मनवाना है, ठीक है, अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना है, ठीक है। किस तरह से उसने किसी चीज़ को, उसके अंदर क्या कोई होप होनी चाहिए कि वो इस चीज़ को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, इस चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकता है। डिज़ायर का मतलब होता है कि उसको लगता है कि उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो इस काम को कर सकता है, और होप का मतलब ये है कि उसके अंदर उम्मीद भी होती है कि वो इस चीज़ को कर सकता है। ये कार्ल रॉजर्स ने दिया था कॉन्सेप्ट। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ये कहा जाता था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, वो वही चीज़ लर्न करते हैं जो जिनकी उसको ज़रूरत होती है और जो वो जानना चाहते होते हैं, ठीक है। उनके लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट होती है दैन एक्वायरिंग फैक्चुअल नॉलेज, यानी कि उनके लिए फैक्चुअल नॉलेज, यानी कि इसका फैक्ट्स क्या है। जैसे आप लोग ये चैप्टर पढ़े, आप लोग ये नहीं देख रहे कि काउंसलिंग साइकोलॉजी का हमारी रियल लाइफ में क्या
क्या फैक्टर्स है कि किस लिए हम कौन सी साइकोलॉजी पढ़ें, कहाँ यूज़ करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी क्यों पढ़ें, कैसे इसका हमारी असल ज़िंदगी में इसका क्या किरदार है, क्या काम। बच्चों के लिए बस ये इंपॉर्टेंट होता है कि उन्होंने बस लर्न करना है, उसकी फैक्चुअल नॉलेज की तरफ वो जाने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, उनकी ओनली वैल्यूएशन क्या होती है कि वो अपने वर्क की जजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, बस कि उनकी जो वो अपना जो काम कर रहे हैं वो उसको खुद से किस तरह से जज कर रहे हैं। ठीक है, इवन के फीलिंग्स भी उतनी इंपॉर्टेंट होती है जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। देखिए, अगर हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमने उसके बारे में क्या फ़ील करना है, क्या सोचना है, बस हम फील नहीं करके पढ़ रहे, बस उसको एज अ लर्निंग के लिए स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, लर्निंग टेक प्लेस ओनली व्हेन द स्टूडेंट डज नॉट फील थ्रेटन्ड। और सिर्फ एक बच्चा उसी सिचुएशन में सीख सकता है जब जिस सिचुएशन में से किसी किस्म का ना खौफ, ना डर, ना खतरा हो, तब भी कोई बच्चा सीख सकता है। आप लोग भी अभी तक इसीलिए अच्छी तरीके से सीख नहीं सके क्यों, आप लोग समझते नहीं हो किसी लेसन को, क्योंकि आप लोगों को यही लगता है कि बस हमने पढ़ना है, रट्टा लगाना है, हमने पोजीशन लेनी है, हमने अच्छे नंबर लेने हैं। कभी भी आप लोग उसकी तह तक जाकर इस नॉलेज को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है जब एक स्टूडेंट का, जिसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जाता है ताकि वो बच्चों की काउंसलिंग करें, उनको मोटिवेट करेंगे, वो स्टडी जो कर रहे हैं चीज़ उसके फैक्ट्स को भी फोकस करें। आप लोग 4 साल साइकोलॉजी पढ़ के चल जाते, फिर भी आप लोग को बेसिक स्कूल्स का पता ही नहीं होता। जो 8 डिसिप्लिन हम लोग इस सेमेस्टर में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है ह्यूमनिस्टिक क्या होता है, कोग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिकली पता होनी चाहिए। लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि लाइफ स्पैन का मतलब होता है पूरी ज़िंदगी जिस जिस तरह से आप डिवेलप करते हो तो आप में क्या चेंजेस आती हैं। डेवलपमेंटल थ्योरिस्ट क्या डिस्क्राइब करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी मेंटल एबिलिटीज़ में किस किस तरह से चेंजेस आती हैं, हमारे सोशल रोल्स के अकॉर्डिंग किस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, क्या किरदार अदा करते हैं, हमारी मॉरल रीजनिंग के, हमारे इखलाकी जो इखलाकी किरदार है वो कैसा है, हमारा बिलीव, हम किस तरह सोचते हैं। ठीक है, उसने कहा था कि जो बच्चे के पहले 3 साल होते हैं ना ज़िंदगी के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें हमारी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, यानी कि हम किसी चीज़ को ग्रैस्प करना सीखते हैं, पकड़ना सीखते हैं। लाइक पेंसिल पकड़ना भी सीखना आपकी फर्स्ट 3 ईयर्स में आता है। सोशल लर्निंग आती है और हमारे इमोशनल स्किल्स डेवलप होते हैं। लिटरेसी, हम इंग्लिश के वर्ड्स बोलना सीखना शुरू कर देते हैं 3 साल के बाद। न्यूमरेसी, चीज़ों को काउंट करना 1 2 3 4। एट कोग्निटिव स्किल्स के थोड़ा बहुत सोचना भी शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो होती है ना, वो हमारी इन चीज़ों से पता चल जाती है। अगर हम लोग अच्छी तरह से किसी चीज़ को ग्रैस्प करना नहीं सीख रहे हैं, हमारे इमोशंस बहुत डिस्टर्ब है, छोटी छोटी बात पे नाराज़ सोचते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बिल्कुल बोलते नहीं है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर लेते हैं। कॉग्निटिव स्किल्स भी पुअर, तो वो किस वजह से आती हैं? अगर हम लोगों की फैमिली में हमारी इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारी इन्वायरमेंट नहीं अच्छी, अगर हम अच्छी तरह से किसी चीज़ को ग्रैस्प नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, तो हमारी न्यूट्रिशन जो है वो पुअर है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा किसी इनसिक्योर बच्चे फील कर रहे हैं, ज़रा सा बात छोड़ के जाए तो रोने लग जाते हैं, उनको लैक ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग्स आ रही है। केयर टेकिंग, एब्यूज़, अगर उनको बहुत ज़्यादा डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो बच्चे में स्ट्रेस क्रिएट करी है, जो बाद में जाकर उनकी लर्निंग में भी बहुत ज़्यादा हर्डल बनती है। तो हमने ऐसे बच्चों के पहले 3 साल, यानी कि पहले 5 साल कहा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस 5 साल में हमने बच्चों को हेल्दी अटैचमेंट देनी है। हेल्दी का मतलब ये होता है कि ऐसी अटैचमेंट देनी है कि वो बच्चा हमारे से सिक्योर फील करे, ऐसी होम इन्वायरमेंट देनी है जिसपे वो खुश होकर कुछ सीखने की कोशिश करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव। गेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि वो कहता है कि लर्निंग को हमने सिर्फ ये नहीं देख रहा कि बच्चा क्लास में कैसे सीख रहा है, हमने पूरा उसका देख रहा है कि उसका घर कैसा है, उसके घर में जो उसके फैमिली में लोग उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे है, जहाँ पर वो ट्यूशन में पढ़े जाता है वो कैसे है। अराइजेस फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ अ मेच्योरिंग इंडिविजुअल, के जैसे जैसे वो बच्चा बढ़ रहा था, मेच्योर हो रहा था, उसका माहौल कैसा था, जब वो छोटा था तब कैसा था, बड़ा था तब कैसा था। गेस्टाल्ट ये कहता था कि हाँ, हाउस इज़ मोर देन ब्रिक्स, कि एक घर सिर्फ घर नहीं होता बल्कि ईंटों का वो एक बिल्डिंग होती है पूरी। ईंटों के साथ साथ खाली ईंटों से एक घर नहीं बनता, उसके अंदर सीमेंट और सरिया पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के, फिर वो सारे मटेरियल्स ला के फिर वो एक बिल्डिंग बनती है। इसी तरह इंसान भी ऐसा है कि इंसान एक हड्डियों का ढांचा नहीं है। इंसान जैसे जैसे बढ़ता है, जिस जिस माहौल में वो जाता है, एकेडमी, स्कूल, फैमिली, रिलेटिव्स, जिस घर में वो रह रहा है, जिस जिसके साथ जिन कंडीशन में रह के वो मैच्योर होता है, उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस का उसकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है।